नमस्कार, इंडियन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वकार आलम। हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें खास व्यक्तियों की जीवनी और उनसे जुड़े खास तथ्य जो अभी तक जनता के सामने नहीं आए हैं उनको सामने लेकर आएंगे और बताएंगे कि कैसे उन लोगों ने संघर्ष किया और कैसे वो इस मुकाम तक पहुंचे। वो क्रिकेटर्स हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं और भी कोई पर्सनैलिटी हो सकते हैं, कोई अफसर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन आज से हमें ये नई सीरीज अपनी शुरू कर रहे हैं और आज के हमारे खास मेहमान होंगे चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जो आज राजनीति के सेंटर में हैं, संसद तक पहुंच चुके हैं। सहारनपुर का ये लड़का किसी जमाने में अमेरिका में पढ़ाई करने की तैयारी कर रहा था। देहरादून से लॉ करने के बाद वो चाहते थे कि अमेरिका में पढ़ाई करने जाएं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो राजनीति में आ गए। पहले भीम आर्मी बनाई, उसके बाद राजनीति में आकर इतने मोस्ट वांटेड हो गए कि पुलिस उनकी तलाश करने लगी और 10,000 रुपए का इनाम तक रख दिया गया। वो शब्बीरपुर कांड क्या था जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद को चंद्रशेखर रावण बनना पड़ा। वो छुटमलपुर कांड क्या था जिसके बाद मास्टर जी का ये लड़का मोस्ट वांटेड हो गया और पुलिस उसकी तलाश करने लगी, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद भेष बदलकर अलग अलग शहरों में बहुत समय तक छुपे रहे। ये सब कुछ बताएंगे आज के इस एपिसोड में। आज आप कुछ टाइम तक हमारे साथ बने रहिए। संसद में दहाड़ते हुए आज आप जिस चंद्रशेखर आजाद को देख रहे हैं वो चंद्रशेखर आजाद हमेशा से ऐसे नहीं थे। वो अमेरिका में पढ़ाई करने जाना चाहते थे, लेकिन 2011 में कुछ ऐसा हुआ उनकी जिंदगी में जिसने उन्हें राजनीति में लाकर खड़ा कर दिया और आज की डेट में वो सेंटर में खड़े हैं। तो वो कहानी क्या थी? दरअसल ये मामला था 2011 के 9 मई का। शब्बीरपुर गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने चंद्रशेखर आजाद को ट्रिगर कर दिया। दरअसल देहरादून में लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वो अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे थे तभी उनके पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है और वो पहुंच जाते हैं अपने पिताजी के पास अस्पताल में। उस वक्त खबर आती है कि शब्बीरपुर गांव में कुछ बवाल हो गया है। क्या? तब तक ये उनको पता नहीं था। अब दूसरी जो खबर उनके पास तक पहुंची तो खबर ये थी कि दलितों में और सवर्ण जातियों में संघर्ष हो गया है और उसके बाद दलितों के घरों को फूंक दिया गया है। बस यहीं से चंद्रशेखर आजाद की जिंदगी ने टर्न ले लिया और उन्होंने अमेरिका जाने का मन बदल दिया और यहां से शुरू हुई उनकी कहानी। फिर वो अपने 2 और दोस्तों के साथ मिले और एक कमरे में बैठकर तय हुआ कि एक ऐसा संगठन बनाएंगे जो दलितों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लेकर जाएगा। भीम आर्मी का गठन एक कमरे में बैठकर हुआ। 2 उनके और साथी थे और चंद्रशेखर आजाद, इन तीनों ने मिलकर इस संस्था का संगठन किया जो स्कूलों में जाकर और अलग अलग ऐसे क्षेत्रों में, गांव में जाकर दलित संप्रदाय के बच्चों को पढ़ाती थी जहां पर एजुकेशन बहुत कम पहुंच पा रही थी या फिर उस समाज के पास तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन धीरे धीरे ये संगठन जो है काफी सक्रिय होता रहा और सक्रिय होते होते वो काफी जो है लोग उनको चाहने भी लगे क्योंकि उनके बच्चों को एजुकेशन देने में वो मदद कर रहे थे। तो लोगों के बीच ये लोकप्रिय हो गए। और फिर जो असल टर्न आया चंद्रशेखर आजाद की जिंदगी में और भीम आर्मी की एक तरीके से कहते हैं कि लाइफ में भी, वो आता है 2016 में। 2015 और 14 में शुरुआत होती है भीम आर्मी की और 2016 में छुटमलपुर के एक स्कूल में एक बवाल हो जाता है और यहां से एक कहानी एक और मोड़ ले लेती है। दरअसल छुटमलपुर गांव में एक इंटर कॉलेज में दलित बच्चों की काफी पिटाई की गई और यहां भीम आर्मी ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया और यह भीम आर्मी का पहला प्रदर्शन था जो किसी भी तरीके से इंपैक्ट जिसने छोड़ा। और यहां से कहानी दोबारा जो टर्न लेती है और फिर पीछे मुड़कर कभी चंद्रशेखर आजाद नहीं देखते। इसके बाद वो अपने गांव पहुंचते हैं, जो सहारनपुर में उनका गांव है, मैं नाम घटकोली, उनके गांव का नाम है घटकोली। वो घटकोली पहुंचते हैं और वहां जाकर एक गांव के बाहर बोर्ड लगाते हैं जिस पे लिखा होता है द ग्रेट चमार। इस खबर ने इतनी सुर्खियां बटोरी कि भारतीय मीडिया से लेकर विदेशी मीडिया ने भी इसको कवर किया कि किसी ने भी, जब ये उस वक्त तक कोई भी आदमी अपनी, ये जो दलित समाज था, ये अपनी जाति को बताने में बड़ा हिचकिचाते थे लोग।
लेकिन चंद्रशेखर ने उसको पीछे छोड़ा और कहा कि भाई, जब सब लोग अपनी अपनी जातियों को कोई गाड़ी के पीछे लिखवा के घूमता है, कोई घर पे लिखवाता है, तो हम क्यों छिपाएं। और उन्होंने भी अपने गांव के बाहर बोर्ड लगा दिया द ग्रेट चमार का, जिस पर बहुत बवाल हुआ। कई लोगों ने इसका विरोध भी किया, क्योंकि जिस गांव घड़कोली में चंद्रशेखर आजाद रहते थे, वहां राजपूत समाज के भी काफी लोग थे। तो विवाद तो होना था और बहुत विवाद भी हुआ, लेकिन वो बोर्ड हटा नहीं, वो बोर्ड रहा और आज तक वो बोर्ड मौजूद है, जिस पर बड़ा ही आइकॉनिक फोटो उनका हमेशा रहता है। आप गूगल पे कभी भी सर्च करेंगे तो बड़ा ही आइकॉनिक सा फोटो उनका है, जो वहां उस जगह का है जिस बोर्ड पर लिखा है द ग्रेट चमार। अब अगली बात पर आते हैं कि वो कैसे इसके बाद राजनीति में कैसे आ गए भीम आर्मी, क्योंकि यहां तक तो वो एजुकेशन में अपना हाथ बटा रहे थे और जगह जगह जाके प्रोटेस्ट करते थे। इससे अगला जो मोड़ आया वो 2017 में आया, जब 9 मई को शब्बीरपुर गांव में एक बहुत बड़ा विवाद हुआ और इसके बाद जो है चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार भी किया गया और लंबे समय तक उनको सर्च किया गया। क्योंकि शब्बीरपुर गांव में क्या हुआ कि कुछ दलित समाज के लोग जाकर शिकायत करते हैं कि भाई जो है बहुत जोर शोर से डीजे बजाया जा रहा है बहुत वक्त से, और इससे हमारे बच्चों को दिक्कत हो रही है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, हमको दिक्कत हो रही है। इसका विरोध होता है और बात विरोध में इतनी बदल जाती है कि क्योंकि उस दिन महाराणा प्रताप की जयंती थी और उस दिन इतना बवाल होता है कि 30 से 40 घरों के बीच में दलितों के घर फूंक दिए जाते हैं। यह खबर मिलती है चंद्रशेखर आजाद को। चंद्रशेखर आजाद पहुंचते हैं और बहुत बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट होते हैं। यह प्रोटेस्ट उग्र हो जाता है और इसके बाद जो है तत्कालीन सरकार, जब बीजेपी की नई सरकार बनी थी और वो रासुका जो है चंद्रशेखर आजाद पर लगा देती है और उनकी तलाश शुरू हो जाती है। काफी टाइम तक पुलिस तलाश करती रही, उन पर 10,000 रुपए का इनाम भी रखा गया। इस बीच वो अलग अलग शहरों में भेष बदलकर घूमते रहे, ऐसी भी खबरें हैं और कई बार उन्होंने ये बताया भी कि हाँ मैं जाता था। लेकिन चंद्रशेखर आजाद यहां तक आते आते फेमस हो, इतना ऐसा नाम तो हो ही गए थे कि लोग उनको पहचानने लगे थे। और फिर उनका वो मूंछों को ताव देना और अपने आप को किसी से कम ना समझना, वो भी बहुत लोगों को चुभता था। यहां से उनको जेल भी जाना पड़ा और वो कई मतलब साल भर से ज्यादा तक वो जेल में रहे। और फिर जब उनको जमानत मिली तो ये वो दिन था जब सीए एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे थे। जमानत मिलते ही चंद्रशेखर आजाद ने संविधान हाथ में उठाया और जामा मस्जिद पहुंच गए। वहां से फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब वो चल रहा था कि जैसे ही निकलते थे, इतने सारे केस क्योंकि चंद्रशेखर आजाद पे लग गए थे कि वहां से उनको निकल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अब जो है एक और कहानी पे आगे बढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना जरूरी है कि चंद्रशेखर आजाद आखिर किस तरीके के बैकग्राउंड से आते हैं। लोग कहते हैं बहुत गरीब हैं या बहुत अमीर थे या किस तरीके के। दरअसल चंद्रशेखर आजाद के पिताजी जो थे वो सरकारी मास्टर थे और मां गृहिणी है। तो मास्टर जी जैसे चाहते थे कि उनका बच्चा पढ़े लिखे और वो पढ़ने में भी ठीक ठाक थे, अच्छे खासे थे, तो वो एजुकेशन में काफी आगे तक निकल रहे थे और अमेरिका जाने का उनका प्लान था। लेकिन वो सारा कुछ बदल गया जैसे हमने पहले आपको बताया, और उसके बाद से चंद्रशेखर आजाद जो है अपने अलग ही रास्ते पर चल दिए। उसी बीच में उनकी शादी भी हुई, अब एक बच्चा भी है, 6-7 साल का लड़का है उनका। तो यहां से जब सीए एनआरसी के विरोध तक हम लोग पहुंच गए थे, उससे आगे की कहानी यूं शुरू होती है कि वो एक राजनीतिक पार्टी बनाने की तैयारी करते हैं। पहले वो बसपा में जाना चाहते थे। दरअसल बसपा में कई बार उन्होंने संपर्क किया और बड़े ओपन होके वो इस बात को कहते भी, आज भी कहते हैं कि बसपा प्रमुख से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है या किसी भी तरीके से वो उनको बुरा नहीं कहते हैं। वो कहते हैं वो हमारी महापुरुष हैं और अब वो आराम करें, आगे का काम हम करेंगे। खैर वो बीएसपी में जाने की कोशिश करते हैं लेकिन बात नहीं बनती है। उसके बाद वो जो है अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर देते हैं और वहां से फिर शुरू होती है विपक्ष के साथ उनके गठबंधन की कोशिशें। वो कई बार अखिलेश यादव से गठबंधन की कोशिश करते हैं, वो कांग्रेस से भी गठबंधन की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उनके साथ गठबंधन नहीं करता है। ये बड़े अचरज की बात थी क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के पास भले ही उतने वोट ना हो, लेकिन इतने वोट तो थे ही कि उनसे गठबंधन किया जा सकता था। और ये उन्होंने कई बार दिखाया भी। उनके प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग पहले से ही आते हैं,
लेकिन कई नेताओं का यह मानना था कि प्रदर्शन में लोगों का आना और वोट में कन्वर्ट होना दो अलग अलग चीजें हैं। इसके अलावा कई जो राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं, कई राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि मायावती से लेकर के अखिलेश यादव तक और भी कई बड़े लीडर, उनसे उनका जो ऑरा है, उनका जो राजनीति करने का और समाज सेवा करने का तरीका है, उससे थोड़ा सा जो है एक तरीके से अगर मैं शब्द यूज करूं कि घबराहट से गए थे। तो क्योंकि उनका ऑरा ऐसा हो गया था कि वो जहां जाते थे भीड़ बहुत इकट्ठी हो जाती थी, तो लोगों को लगता था यार हमारे साथ आ गया तो दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि बड़े जहाज में आके छोटी नाव अगर मिल जाती है तो हो सकता है किसी दिन वो उस नाव का जो खिवैया है वो किसी दिन जो है पायलट जहाज का जो है पूरा जहाज को चलाने वाला बन जाए, है ना। तो वही डर एक तरीके से सता रहा था। और क्योंकि मायावती प्लान कर रही थी अपने भतीजे को आगे बढ़ाने के लिए, आकाश आनंद की प्लानिंग अंदर अंदर चल रही थी, तो चंद्रशेखर आकाश आनंद के लिए भी बहुत बड़ा खतरा इसलिए थे क्योंकि दोनों एक ही समुदाय से आते हैं, दोनों युवा हैं और चंद्रशेखर आजाद की पर्सनैलिटी बड़ी डायनामिक है। तो इसलिए भी जो है ये बड़ा उनकी जिंदगी में ये सारी चीजें उहापोह चलती रही। किसी ने मना भी नहीं किया और कोई गठबंधन करता भी नहीं था। अंतिम समय में आके जो है चीजें बिगड़ जाती थी। 2017 के चुनाव में भी यही हुआ। खैर इसके बाद भी जो है चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी को धीरे धीरे बढ़ाते रहे और जब उन्हें दिख गया कि भाई अब कुछ भी रास्ता नहीं बचा है, तो पहले उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से विधानसभा चुनाव लड़ा। वहां जाहिर सी बात है वो जिस जीतने के लिए तो नहीं गए थे, उनको पता था, लेकिन वो जिस लक्ष्य को लेकर गए थे वो शायद वो भेद गए। उसके बाद जो है वो नगीना लोकसभा सीट से 2023 में चुनाव लड़ने की घोषणा कर देते हैं और नगीना में वो बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे। सबको लगा कि यार ये क्या मतलब अकेले दम पे ये इंसान क्या कर लेगा, और लोगों ने बड़ा ही निगलेक्ट किया चंद्रशेखर आजाद को। अब क्या होता है कि 2023 में चंद्रशेखर आजाद पे हो जाता है हमला। उनको गोली भी टच करती हुई निकलती है, उनकी गाड़ी पे कई गोलियां चलाई जाती हैं और यहां से जो है चीजें और ज्यादा जो है चंद्रशेखर आजाद के फेवर में होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि कई लोगों को यह लगा कि यार एक लड़का है जो 30-32 साल का, जो हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है, लड़ रहा है, भिड़ रहा है, जेल जा रहा है, लाठियां खा रहा है, पानी की बौछार सह रहा है, लेकिन और हम क्या उसको संसद तक नहीं भेज सकते हैं। और वही हुआ कि नगीना से वो लोकसभा चुनाव जीते अपने दम पे। वो लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन करना चाहते थे, क्योंकि विपक्षी एकता की जब बात आती है तो चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि जिस दिन, आज भी वो कहते हैं कि जिस दिन इनके 271 सांसद हो जाएं तो हमको बता देना, 272वां मैं आज भी चला जाऊं। तो ये उनकी कमिटमेंट है अपने विचारधारा को लेके, या फिर यूं कहें कि बीजेपी के खिलाफ, कि भाई बीजेपी को सत्ता से हटाना है, ये उनकी कमिटमेंट। खैर ये कोई भी जो है लोग इनके साथ गठबंधन नहीं करते हैं और यहां से वो अकेले चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं और संसद जाते हैं। संसद जाने के बाद सारी चीजें अपने आप बदल जाती हैं। जो उन पे केस थे वो ढीले पड़ जाते हैं, उन पे विदेश जाने की रोक थी और अभी वो विदेश भी घूम के आए, ऑस्ट्रिया गए थे। ये कहानी इतने संघर्षों भरी रही है, इसमें बहुत सारी चीजें हम बताना छूट गई है, क्योंकि कहानी ऐसी है ना यार, इतनी सारी चीजें हुई हैं उनके जीवन में। 2014 से लेके 2014 में उन्होंने भीम आर्मी बनाने का विचार आया और 2014 से लेके 2024 तक 10 साल के अंतराल में उनके साथ बहुत कुछ हुआ, बहुत बार जेल गए, बहुत सारी चीजें हुई हैं और अब जो है वो एक नए अवतार में सबके सामने आए हैं। तो ये कहानी है चंद्रशेखर आजाद की। अगली कहानी लेकर फिर से हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए इंडियन न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि चंद्रशेखर आजाद की असली कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार।